नमस्कार साथियों, मैं योगेश मेहरिया मेहरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के बारे में। यानी कि इससे पहले हम 3 धाराओं के बारे में बात कर चुके हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ इस अधिनियम का कहाँ तक है। साथ में हम बात करें तो नंबर 2 हमने बात की थी दहेज की परिभाषा, ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति। मुख्य रूप से आपको 2 चीज़ें वहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद में हमने बात की धारा 3 दहेज लेने व देने के लिए ये इसमें सहयोग करने के लिए दंडनीय अपराध, शास्ति, जुर्माना। ठीक है, अब साथ में हम बात करेंगे धारा 4 दहेज मांगने के लिए शास्ति अर्थात दंड या जुर्माना। तो चलिए धारा 4 से जो आपके इस अधिनियम के सभी प्रावधान हैं उनकी आगे हम बात करने वाले हैं। धारा 4 दहेज मांगने के लिए शास्ति। साथियों, एग्जाम में अगर ये शब्द आता है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसका संबंध शास्ति का अर्थ यही है दंड व जुर्माना, या हम यूं भी कह सकते हैं इसको सजा या जो है जुर्माना। ठीक है, दंड में दोनों चीज़ आ जाती हैं, हालांकि हम यूं कहें दंड, सजा व जुर्माना। तो चलिए, इस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वर व वधू के माता पिता, अभिभावक, संरक्षक या अन्य नातेदार से दहेज की मांग करेगा, वह किसके लिए? दंड व जुर्माने के लिए क्या होगा? भागी होगा। मांग करेगा वह अपराध करेगा। ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या दिया जाएगा साहब? उसको दंड दिया जाएगा। तो यदि उसने ऐसा अपराध किया, यदि देखिए यह मुख्य रूप से यहाँ से जो सवाल बनते हैं उनको साथ में कवर करते हुए चलिए। सबसे पहले तो दहेज मांगने के लिए किस धारा के अनुसार दंड का प्रावधान है? धारा 4। या किस धारा के अनुसार दहेज मांगना एक अपराध है? धारा 4 के अनुसार। ठीक है, आगे हम बात करें दहेज किससे मांगा जा सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति मांग सकता है। किससे? वर या वधू। जरूरी नहीं है वधू पक्ष के जो है माता पिता से ही दहेज की मांग की जा सकती है, वर पक्ष के माता पिता से भी दहेज की मांग की जा सकती है। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें शामिल की गई हैं, क्योंकि साथियों कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि दहेज की मांग की जा सकती है वर पक्ष से, वधू पक्ष से, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अधिकांशतः हमारी जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसके अनुसार हम ये मानते हैं कि सिर्फ वधू पक्ष जो है उससे दहेज की मांग की जा सकती है। लेकिन आपको हमेशा यहाँ याद रखना है वर पक्ष या वधू पक्ष दोनों से दहेज की मांग की जा सकती है। तो उसमें आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त दोनों। चलिए आगे। तो वधू के माता पिता, अभिभावक, संरक्षक कोई भी हो सकता है, या अन्य कोई नातेदार। तो यहाँ पे सभी श्रेणियों को यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। सबसे पहले माता पिता, यदि वे नहीं है तो कोई अभिभावक होंगे, वे नहीं है तो कोई संरक्षक होगा, या अन्य कोई नातेदार जिससे दहेज की मांग की जा सकती है या दहेज की मांग की जाएगी या करेगा, तो वह व्यक्ति दंड का भागी होगा। क्या होगा? दंड का भागी होगा। अब भाई दंड का भागी होगा तो दंड क्या होगा? तो देखिए, दंड में न्यूनतम हम बात करें तो 6 वर्ष का कारावास और साथ में यदि हम बात करें इसको अधिकतम 2 वर्ष तक हो सकता है। ये अधिकतम
2 वर्ष तक का कारावास। साथ में हम बात करें जुर्माना, तो आपको यहां पर याद रखना है जुर्माना होगा 10,000 रुपए जुर्माना। ठीक है, यानी कि ऊपर जो आपके संबंधित अपराध दिया गया है उससे संबंधित ये सारी चीजें हैं। 10,000 रुपए तक कर लीजिएगा इसको यहां पर थोड़ा। ठीक है, 10,000 रुपए तक जुर्माना, यानी कि 10 कितना भी हो सकता है। देखो तक शब्द जहां पे प्रयोग में होता है उसका एक अलग अर्थ होता है। उसका अर्थ है यानी कि 0 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक। ये न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना जुर्माना लगाता है। ठीक है, अगर मैं कहूं न्यूनतम 6 वर्ष का, तो ये फिक्स, सॉरी माफ कीजिएगा 6 वर्ष नहीं है साथियों, यहां पर इसको आप सही कर लीजिए, 6 माह है। क्षमा चाहता हूं थोड़ा जल्दबाजी में। 6 माह, न्यूनतम 6 माह का कारावास। अब 6 माह यदि फिक्स कर लिया गया है तो आपको यहां पर एक बात याद रखनी है विशेष तौर से कि 6 महीने तो मतलब 6 महीने से कम नहीं होगा, ये फिक्स है। यदि इससे कम होगा तो उसका कोई विशेष विवरण नीचे दिया जाएगा। हालांकि इसमें विशेष विवरण है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए यहां पे अब हम दहेज मांगने के लिए न्यूनतम कारावास की सजा का प्रावधान है 6 माह। दहेज मांगने के लिए अधिकतम कारावास का सजा का प्रावधान है 2 वर्ष। दहेज मांगने के लिए जुर्माना दिया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है, न्यायालय के द्वारा कैसे भी पूछ सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा 2,000 रुपए, दूसरा होगा 10,000 रुपए, तीसरा होगा 10,000 रुपए तक, चौथा होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहां याद रखना है 10,000 रुपए तक वाला ऑप्शन ही एकदम करेक्ट और सही आंसर आपका होगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों यहां से जो सवाल आपके बनते थे वे सभी क्लियर हो चुके होंगे। हालांकि इसमें इस न्यूनतम सजा से भी कम सजा का प्रावधान यहाँ पे एक विशेष टिप्पणी स्पष्टीकरण के रूप में आपके उस एक्ट में दे रखा है, तो उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम उसकी बात आगे कर सके साथियों। चलिए नोट डालकर लिखिए, न्यायालय ऐसे पर्याप्त एवं विशेष कारणों से यहां पर आपको लिखना है न्यूनतम कारावास, माफ कीजिएगा, पर्याप्त कारणों से न्यूनतम कारावास की अवधि को कम कर सकता है। न्यूनतम कारावास की अवधि को तो साथियों यहां पे जो बात की गई है आपको मुख्य रूप से यहां पर ये याद रखना है, न्यायालय ऐसे पर्याप्त एवं विशेष कारणों से, पर्याप्त होने चाहिए और विशेष कारण होने चाहिए। अब देखो पर्याप्त कारण और विशेष कारण, विशेष में अगर आप देखें तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं ऐसा क्यों कर सकता है न्यायालय, और ऐसा करने का कुछ वजह भी होती है। न्यूनतम कारावास कितनी है, यानी कि 6 माह का जो कारावास है उससे भी कम किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है भाई, इसका कारण यह है साथियों, मान लीजिए दहेज का कोई केस किया गया, तो कई बार क्या होता है कि जब दहेज का केस किया जाता है तो उसमें जो परिवार के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं कई बार उनके नाम भी शामिल होते हैं, और जिनकी उम्र अक्सर 65 साल 70 साल से ऊपर होती है। अब वो व्यक्ति दहेज के लिए क्या प्रताड़ित करेगा, 70 साल का व्यक्ति जिसके खुद के हाथ पैर में पर्याप्त जान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इन धाराओं के अनुसार दंड तो दिया जाना निश्चित है, यानी कि दंड तो दिया जाएगा। यदि उन्होंने इस प्रकार का कोई मामला सामने आया है और उनका थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट यदि होता है, ज्ञात होता है कि उन्होंने किस प्रकार की टीका टिप्पणी भी की है, कुछ भी किया है, तो यदि जांच में साबित हो जाता है तो उसके बाद न्यायालय उनके प्रति थोड़ा क्या करता है,
उनकी अवस्था को देखकर तो क्या करता है, सजा को कम करता है। विशेष कारण यानी कि उन्होंने इस अवस्था में इस प्रकार का कार्य किया या नहीं किया, ये तो न्यायालय डिसाइड करेगा। लेकिन वृद्धावस्था ऐसा कारण हो सकता है, गर्भावस्था हो सकता है। अब मान लो परिवार में कोई ऐसी स्त्री है, कई बार होता है ना कि जेठानी हो गई या कोई भी होता है, तो वो हो सकता है गर्भस्थ हो, शिशु हम कह सकते हैं गर्भावस्था में हो। तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या किया जा सकता है, न्यायालय के द्वारा उसकी सज़ा को कम किया जा सकता है, ताकि आने वाला जो बच्चा है उसके ऊपर किसी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े, उसके मानवाधिकार, उसके मूल अधिकार प्रभावित ना हो। देखो साथियों, यहाँ पर हम बात करें, जब से बच्चा गर्भ में एक बार पलता है तब से उसके मानवाधिकार और मूल अधिकार तभी से इफेक्टिव हो जाते हैं। ये आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। तो मैं यहाँ पर बता दूं, ये कुछ विशेष कारण हैं, इस प्रकार की और भी अन्य परिस्थितियां हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया है। पर्याप्त कारण, देखो पर्याप्त कारण यदि साबित हो जाता है जांच के अंदर कि भाई यहाँ पर जो है इसमें इस व्यक्ति का इन्वॉल्वेशन अधिक नहीं है, ये तो किसी विशेष कारण से घर आया था और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई कि यह वहाँ पर मौजूद था। अब जांच में कुछ ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं तो उसके क्या होते हैं, वो होते हैं पर्याप्त कारण। यानी कि वो ऐसे सबूत पेश कर देता है कि साहब मेरा इन्वॉल्वेशन इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इस कारण क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा सा उसका सज़ा का प्रावधान जो है कम किया जा सकता है। तो देखो साथियों, ये न्यायालय के ऊपर है, ठीक है। यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये कौन कर सकता है, न्यायालय कर सकता है। और सवाल हमारा क्या बनेगा, सवाल यही बनेगा कि धारा 4 के अनुसार न्यूनतम सजा को कौन कम कर सकता है या किस कारण से कम किया जा सकता है। पर्याप्त एवं विशेष कारणों से कम किया जा सकता है। कौन करेगा, न्यायालय। आपके सामने वहां ऑप्शन होंगे, देखिए साथियों वहां पे ऑप्शन में क्या चीजें होंगी। देखो, धारा 4 के अनुसार न्यूनतम सजा के प्रावधान को कम कर सकता है सबसे पहले भारतीय संसद द्वारा, नंबर 2 राष्ट्रपति के द्वारा, नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, नंबर 4 किसी भी न्यायालय के द्वारा। तो आंसर क्या होगा, किसी भी न्यायालय के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जिस न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी वो कोई भी न्यायालय इस प्रकार की जो सजा होगी वो उसे कम कर सकता है, उससे कम दंड का प्रावधान वो कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सवाल बहुत ही सीधे हैं, आपको ये जो लाइन्स है इनको टू द लाइन एक बार पढ़ना है जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए यहाँ से हम बात करें, एक और आपका यहाँ पर पॉइंट लिखना है। इस अधिनियम की धारा 3 व धारा 4 दहेज लेने व देने तथा मांगने के लिए दंडनीय है, या आप कह सकते हैं दंडनीय अपराध है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो दोनों को ज्वाइंट में पूछेगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया, धारा 3 यानी कि दहेज लेना और देना, धारा 4 यानी कि दहेज की मांग करना, ठीक है। तो वहां पे आपसे पूछेगा कि इस अधिनियम की कौन सी धाराएं दंडनीय अपराध हैं। दहेज लेने, साथ में वो देगा, वो दहेज लेने व देने कॉमा लगा के लिख देगा। मांगने के लिए कौन, इस अधिनियम की कौन सी धाराएं दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती हैं, वहां आपके सामने ऑप्शन होंगे 1, 2 और 3 और 4। इस प्रकार से सबसे पहला होगा धारा 3, फिर धारा 4, फिर यहां लिखा होगा धारा 3 व 4, फिर आएगा उपरोक्त सभी, या कुछ भी आ सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं, मान लीजिए यहां पर यह आ गया, कोई नहीं। तो आदमी सबसे पहले चांस किस में लेगा, धारा 3 में, क्योंकि दहेज लेने व देने के लिए। मांगने तक तो हम पढ़ेंगे नहीं, बस तुरंत प्रभाव से धारा 3 राइट। आपको पूरा लाइन और एक्चुअल में पूरा सवाल पढ़ना है कि वास्तव में एग्जामिनर ने हमसे सवाल क्या पूछा है साथियों। तो मेरा प्रयास है आपके सभी सवाल इस प्रकार से यहां से क्लियर हों, तो आपका आंसर 3 व 4 सही होगा, ठीक है। यहां पे अन्य भी कोई ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए, अब उम्मीद करता हूं यहां तक का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आगे धारा 4 के बारे में बात करने वाले हैं। और धारा 4 प्रावधान करती है विज्ञापन पर पाबंदी का।
चलिए साथियों, तुरंत प्रभाव से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। धारा 4 कै विज्ञापन पर पाबंदी। साथियों, धारा 4 कै में प्रावधान किया गया है विज्ञापन पर पाबंदी, यानी कि विज्ञापन, कौन सा विज्ञापन, कैसा विज्ञापन। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र व पुत्री या अन्य किसी नातेदार के विवाह के एवज में, अन्य किसी नातेदार के विवाह के एवज में किसी संपत्ति व्यवसाय एवज में किसी संपत्ति व्यवसाय या धन संबंधी, किसी संपत्ति व्यवसाय या धन का अंश या अन्य हित संबंधी अंश का प्रस्ताव किसी प्रस्ताव का विज्ञापन, माफ कीजिएगा इसको यहां पर ऐसे लिखिए, प्रस्ताव का विज्ञापन, या आप सीधा भी लिख सकते हैं, का प्रस्ताव या का विज्ञापन समाचार पत्र, पत्रिका इत्यादि में प्रकाशित करेगा, मीडिया या अन्य किसी माध्यम से प्रसारित करेगा, वह दंड का भागी होगा। प्रसारित करेगा वह दंड व जुर्माने का भागी होगा। यानी कि ऐसा करना दंडनीय अपराध है साथियों। तथा साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात, यानी कि यदि इन्होंने तो क्या किया है, इन्होंने तो ऐसा प्रसारित किया है, समाचार पत्र में दिया है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने, समाचार पत्र ने, किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने इस प्रकार के विज्ञापन को मुद्रित किया या परिचालित किया तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। तो चलिए उसको पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस प्रकार के विज्ञापन का प्रकाशन, जिसको हम कहते हैं मुद्रित, वह परिचालित करेगा
वह दंड का भागी होगा, वह दंड व जुर्माने का भागी होगा। अब देखो साथियों, यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब पहले तो इस बात को पूरे को हम साथ में पहले यहां सजा का प्रावधान भी पढ़ लेते हैं कि न्यूनतम सजा कितनी है और कितना इसके अंदर जुर्माना है। वो सारी चीजें हम यहां पर मैं आपके सामने सीधा लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा। न्यूनतम 6 माह का कारावास, साथ में अधिकतम 5 वर्ष का कारावास, और जुर्माना, तो जुर्माने की हम बात करें तो यह है 15,000 रुपये। ठीक है साथियों, यानी कि आपके सामने ये जो हमने पूरी बात लिखी है इसके अंतर्गत इस दंड का प्रावधान किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 4। धारा 4 कै, देखिए धारा 4 तो किससे संबंधित है? दहेज मांगने के लिए शास्ति। और धारा 4 कै विज्ञापन पर पाबंदी। किस प्रकार का विज्ञापन? यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री या अन्य किसी नातेदार के विवाह के एवज में किसी संपत्ति, व्यवसाय, धन का अंश या अन्य हित संबंधी अंश का प्रस्ताव समाचार पत्र, पत्रिका इत्यादि में प्रकाशित करेगा या मीडिया या अन्य किसी माध्यम से प्रसारित करेगा, तो वो क्या होगा? दंड व जुर्माने का भागी होगा। अब यहां से सवाल क्या बनता है? सवाल बनता है कि धारा 4 के, माफ कीजिएगा, विज्ञापन पर पाबंदी का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा करती है? धारा 4 के। सिंपल सा सवाल है, आंसर आ गया। लेकिन अब आगे, विज्ञापन पर पाबंदी लगाई, विज्ञापन पर पाबंदी है, कोई व्यक्ति किसके विवाह के एवज में संपत्ति, व्यवसाय या धन अंश संबंधी हित का प्रस्ताव नहीं रख सकता। याद रखना, पुत्र, पुत्री, अन्य किसी नातेदार, उपरोक्त सभी। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको वहां याद रखना है ये तीनों ही राइट होंगे, क्योंकि अधिकांशतः, जैसा मैंने आपको बताया, अधिकांशतः लोग क्या सोचते हैं? पुत्री, यानी कि जो आंसर अधिकांशतः जो लोग लगाएंगे एग्जाम में वो यही लगाएंगे। लेकिन आपको यहां पर याद रखना है, पुत्र का विवाह के संबंध में भी है, पुत्री की या अन्य किसी नातेदार का कोई विवाह है तो उसके संबंध में भी ऐसा प्रस्ताव कोई व्यक्ति प्रस्तुत करता है, किसी समाचार पत्र, पत्रिका इत्यादि में प्रकाशित करेगा, तो वह क्या होगा? दंड का भागी होगा। तो यहां से यह आंसर बनता है। अगला सवाल कि विज्ञापन पर पाबंदी है, किस प्रकार के विज्ञापन पर? उसमें संपत्ति, याद रखना, इसके साथ में ये चीजें जरूरी हैं, संपत्ति, व्यवसाय, धन का अंश, यानी कि इन सभी का कोई ना कोई अंश या हिस्सा उसको देने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हो, या अन्य उसके हित संबंधी कोई ऐसा अंश या प्रस्ताव समाचार पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो, विज्ञापन ऐसा समाचार में दिया गया हो। इसको एक लाइन में यदि मैं समझाऊं तो आप लोगों ने जब देखा होगा कि कई बार, ऐसा हालांकि होता नहीं है, लेकिन यदि ऐसा विज्ञापन समाचार पत्र में आता है कि हमारी शादी से विवाह करने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तो ये क्या होगा? धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। वो एक उदाहरण के तौर पे भी आपसे पूछ सकता है कि विवाह के एवज में 1 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव विज्ञापन के माध्यम से समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। ये भारतीय दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा का उल्लंघन है? इस प्रकार से भी सवाल पूछे जा सकते हैं साथियों। तो आप बड़े गहनता से इन चीज़ों को पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो सवाल आने हैं वो कुछ सवाल सरल होंगे, कुछ मध्यम स्तर के होंगे और कुछ कठिन स्तर के होंगे। केवल वही लोग जवाब दे पाएंगे जिन्होंने इन अधिनियमों को बड़े ही बारीकी से और अच्छे से पढ़ा है, जिसके सारे कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि केवल 10 सवाल आएंगे, क्योंकि इस बार सवालों की संख्या कितनी होगी? 60।
इसका कारण क्योंकि प्रत्येक पारी में 10 सवाल पूछे जाएंगे, तो जो सवाल पूछा गया वो तो रिपीट होगा नहीं, इसलिए सवाल टफ भी बनाए जाएंगे। सरल सवालों के साथ में मुश्किल सवाल भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपके यहाँ से उम्मीद करता हूँ सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। साथ में यह आपको याद ही करना है कि विज्ञापन पर पाबंदी संबंधी न्यूनतम कारावास 6 माह, अधिकतम कारावास 5 वर्ष और जुर्माना 15,000 रुपये। वो इसी सवाल को घुमाकर, जैसा मैंने अभी सवाल पूछा था कि किसी समाचार पत्र में विवाह के संबंध में 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, तो उस व्यक्ति के लिए कितने वर्ष के दंड का प्रावधान होगा? तो वहां होगा न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष, दोनों में से जो भी होगा वो सही होगा। या वो पूछ सकता है कितने रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, तो कितना होगा? 15,000 रुपये। ठीक है साथियों, यहां से उम्मीद करता हूं आपके सभी सवाल क्लियर हो गए होंगे। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे हम बात करें धारा 5 के संदर्भ में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बताना भूल गया, एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है, ये धारा मूल इस एक्ट में नहीं थी, ये 86 जो इसका 86वां संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। माफ कीजिएगा, 1986 में जो संशोधन हुआ था, 1986 में जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा इस धारा को जोड़ा गया था। यानी कि हम बात करें दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 2 बार संशोधन हुए। कब कब हुए? एक तो 1984 में और एक 1986 में। तो ये जो संशोधन किया गया था, ये धारा कब जोड़ी गई? 1986 में ये धारा जोड़ी गई थी। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।